भारत 1947 में आज़ाद तो हो गया था, लेकिन ब्रिटिश कंट्रोल का प्रभाव अभी भी देश के कुछ क्षेत्रों में था, खासकर डिफेंस फोर्सेस में। ब्रिटिश ऑफिसर्स का कंट्रोल देश के डिफेंस में अलग अलग समय तक रहा। आज़ादी के 2 साल बाद यानी 1949 में जनरल के.एन. करियप्पा इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ बने। इनके पहले ब्रिटिश जनरल रॉय बूचर का कंट्रोल था हमारी आर्मी के ऊपर। एयरफोर्स में भी 1954 तक उनका कंट्रोल था। सुब्रतो मुखर्जी इंडियन एयरफोर्स के फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे 1954 में, और उनके बाद 1958 में इंडियन नेवी के फर्स्ट वाइस एडमिरल बने थे रामदास कटारी। यानी देश के आज़ादी के लगभग 11 साल तक देश के अलग अलग डिफेंस फोर्सेस में ब्रिटिश का कंट्रोल था। इसकी वजह से भारत आज़ाद होकर भी पूरी तरह आज़ाद नहीं था, क्योंकि किसी देश का अगर डिफेंस ही किसी और देश के कंट्रोल में है तो उसका इंटरनल सिक्योरिटी एंड इफ़ेक्टिव पॉलिसी में बहुत फ़र्क पड़ता है। जानकारियों के अनुसार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ग्लोबल कॉपरेशन और पीस के पक्षधर थे। उन्होंने मिलिट्री बिल्डअप करना और डिफेंस में ज़्यादा स्पेंड करना जायज़ नहीं समझा। उनका ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर एक प्रकार से पूरा ट्रस्ट था। 1947 के पार्टीशन के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते और सिक्योरिटी चैलेंजेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स का मानना था कि वो इस ट्रांजिशन और बॉर्डर सिक्योरिटी को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। नेहरू ने भी इसे एक ट्रांजिटरी फेज के रूप में देखा और इसको सपोर्ट किया। उनका ये भी मानना था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स हमारे ऑफिसर्स से ज़्यादा ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड हैं, इसलिए हमारे ऑफिसर्स उनसे अच्छी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ले पाएंगे। एक्चुअली इंडिपेंडेंस के बाद भी ब्रिटेन भारत पर अपना पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रभाव बनाए रखना चाहता था। डिफेंस फोर्सेस पर उनका कंट्रोल एक स्ट्रैटेजिक मूव था, ताकि भारत की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस स्ट्रैटेजीज पर उनका असर बना रहे। उनका मानना था कि भारत में सीनियर पोजीशंस पर काम कर सकने वाले लीडर्स की कमी थी। कॉमनवेल्थ के फ्रेमवर्क के तहत ब्रिटेन से इंपोर्टेड मिलिट्री इक्विपमेंट्स कई बार आउटडेटेड होता था। इसका सीधा असर 1962 के इंडो चाइना वॉर में दिखा, जब भारत की मिलिट्री प्रिपरेशन वीक थी। ब्रिटिश एडवाइजर्स और पॉलिसीज़ की वजह से भारत अपने यूनिक जियोपॉलिटिकल नीड्स के लिए डिफेंस स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में पीछे रहा। ब्रिटिश ऑफिसर्स का लॉन्ग टर्म प्रेजेंस के कारण डिसीजन मेकिंग और मिलिट्री रिफॉर्म्स में भी डिले हुआ, और जो डिसीजंस लिया जाता था वो भी अपने और अपने मित्र देशों के हितों को देखकर ही रखा जाता था। उन्होंने भारत को अपने हिसाब से ऑपरेट किया और मॉडर्नाइजेशन को प्रायोरिटाइज नहीं किया। कई बार डिफेंस इक्विपमेंट्स भी आउटडेटेड होते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि पार्टीशन के समय डिफेंस फोर्सेस और रिसोर्सेस का अनजस्ट बंटवारा हुआ था। नेहरू इंडी चीनी भाई भाई में बिलीव करने वालों में से थे, और यही चीनी भाई ने अक्साई चीन और बॉर्डर के लिए 1962 में भारत पर हमला कर दिया। इंडियन ऑफिसर्स और जवानों का सीनियर पोजीशन पर नहीं होना एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारी फोर्सेस पर पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज उनके हाथ में थी, जो भारत के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क था। वॉर में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन और प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं था। नेहरू सरकार और मिलिट्री के बीच में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हो रहा था।
लीडरशिप ट्रांजिशन में देरी होने से मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग स्लो रही। भारत के ऑफिसर्स को सीनियर लीडरशिप रोल्स में लाना और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर फोकस करना ज़्यादा पहले होना चाहिए था, लेकिन इसमें देरी हुई, जो एक बड़ा चैलेंजिंग साबित हुआ। 1962 के बाद भारत ने अपने डिफेंस फोर्सेस को इंडियनाइज और मॉडर्नाइज करने पर फोकस किया। ये भारत के लिए एक वेकअप कॉल था, जिसने कॉलोनियल लिगेसी के प्रभाव से मुक्ति पाकर स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। आपके लिए हम ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।